अब हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं कि रूल नंबर 4 हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने में क्या रहनुमाई फराहम करता है। देखिए, इस हवाले से हमारे पास बहुत आसान सा ऑप्शन है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ब है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके आखिर में सी आ रहा हो। देखिए, जैसे पिकनिक है, याद रखिएगा कि पिकनिक हमारे पास एक नाउन भी है और वर्ब भी है। खाली सैर व तफरी को भी कहते हैं पिकनिक, और इसके साथ साथ सैर व तफरी करना ये भी हमारे पास पिकनिक ही के मायनों में आता है। तो अब अगर कोई सी भी ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके आखिर में सी मौजूद है, तो जब हम इसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ पर हम पहले यानी आईएनजी का इजाफा करने से पहले के का एडिशन करेंगे और उसके बाद हम आखिर में आईएनजी लगाएंगे। तो खासी बड़ी और एक बड़ी मेजर चेंज है कि कोई भी वर्ब की ऐसी फर्स्ट फॉर्म जिसके आखिर में सी मौजूद हो, तो आईएनजी का इजाफा करते वक्त पहले हमें के का इजाफा करना है और उसके बाद हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। ये हमारे पास रूल नंबर 4 है। अब रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि रूल नंबर 5 के हवाले से कि ये रूल नंबर 5 हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारी 3 शराइत पूरी हो। कौन सी? देखिए, वन सिलेबल वर्ब्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट लेटर। अब आप ज़रा गौर करें इसके अंदर, तो पहली शर्त हमारे पास ये है कि जो वर्ब है वो वन सिलेबल होना चाहिए। अच्छा, अब सिलेबल किसे कहते हैं? पहले हमारी क्लास में बात हुई है कि कोई भी वर्ड यानी वर्ड और पार्ट ऑफ ए वर्ड विच इज प्रोनाउंस्ड एज वन यूनिट, कोई भी लफ्ज या लफ्ज का हिस्सा जो जुबान की एक हरकत से अदा हो, उसे हम सिलेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे देखिए, जो हमारे पास वर्ब है पिकनिक, तो पिकनिक को हम अदा करते वक्त जुबान को 2 मरतबा हरकत देते हैं। पहली दफा हम कहते हैं पिक, फिर हम कहते हैं निक। तो जितना हिस्सा जुबान की एक हरकत से अदा होता है वो उसका सिलेबल कहलाता है। तो पिकनिक में हमारे पास कितने सिलेबल्स हुए? 2 सिलेबल्स हुए। अब नंबर 5 रूल, इसके मुताबिक हम किसी भी वर्ब के साथ जो हम रूल नंबर 5 अप्लाई करेंगे उसके लिए 3 शराइत का पूरा होना जरूरी है। तो पहली शर्त ये कि वन सिलेबल वर्ब, कि जो वो वर्ब होना चाहिए वो वन सिलेबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे बैग, स्विम, कट, रीड, प्ले, सो, ये सारे के सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो वन सिलेबल हैं, जिन्हें हम जुबान की एक हरकत से अदा कर सकते हैं। पहली शर्त होगी। आगे चलते हैं कि एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट लेटर। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दूसरी शर्त हमारे पास ये है कि उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कोई ना कोई कॉन्सोनेंट लेटर आना चाहिए। ये दूसरी शर्त है। फिर देखिए, मतलब हमारे पास वर्ब की तरफ बैक, आखिर में इसके क्या मौजूद है? जी, ये कॉन्सोनेंट है। स्विम, आखिर में क्या मौजूद है? एम, कॉन्सोनेंट है। कट, आखिर में क्या मौजूद है? टी, कॉन्सोनेंट मौजूद है। प्रीसीडेड बाय अ सिंगल वॉवेल लेटर, बात यही खत्म नहीं होती। तीसरी एक और अहम बात जिस पर हमें तवज्जो देनी है वो ये है कि प्रीसीडेड बाय अ सिंगल वॉवेल लेटर। तीसरी शर्त यह है कि उस सिंगल कॉन्सोनेंट लेटर से पहले कोई ना कोई सिंगल वॉवेल लेटर भी होना चाहिए। अब वॉवेल लेटर आपको याद है, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए, यहाँ पर बैग वन सिलेबल वर्ब है, आखिर में जी एक कॉन्सोनेंट लेटर भी आ रहा है और उससे पहले एक सिंगल वॉवेल लेटर यानी ई भी मौजूद है। तीनों शायद पूरी हो गई। अब आप गौर कीजिए कि जब हम आईएनजी का इजाफा करने की तरफ आगे बढ़े हैं, तो नोट कीजिए कि हमने आईएनजी का इजाफा करने से पहले आखिरी कॉन्सोनेंट को क्या किया है? डबल कर दिया है, फिर हमने आईएनजी का इजाफा किया। बैग में जी डबल होकर फिर हम आईएनजी का इजाफा करें। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, स्विम। अब आप गौर कीजिए कि स्विम वन सिलेबल वर्ब है, आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर से पहले सिंगल वॉवेल लेटर भी मौजूद है। तीनों शराइत पूरी हो गई। गौर कीजिए कि जब हमने इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया तो उससे पहले हमने लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर को यानी एम को यहाँ पर डबल कर दिया। तीसरी एग्जाम्पल देखिए, कट। जब कट वन सिलेबल वर्ब, ओके, उसके बाद लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट लेटर है, उससे पहले हमारे पास एक अदद सिंगल वॉवेल लेटर भी मौजूद है। वही रूल जो हमने अभी इस वक्त बैग के साथ स्विम के साथ अप्लाई किया कि हम आईएनजी का इजाफा करने से पहले जो भी कॉन्सोनेंट लेटर है आखिर में उसको हम डबल कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया, हमारे पास कटिंग हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना चाहिए। एक बार फिर सुन लीजिए कि ऐसे तमाम वर्ब्स
जो कि वन सिलेबल हैं, जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा हो और उनसे पहले एक सिंगल वॉवेल लेटर हो, तो हम आईएनजी का इजाफा करने से पहले आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, जैसा कि आपने बैक, स्विंग और कट में देखा। अब देखिए यहाँ पर हमने दो और पॉइंट इसी से रेलेवेंट हम थोड़ा सा स्टडी करने। पहली बात ये देखिए कि अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि रीड है, वन सिलेबल है, आखिर में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवेल भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वॉवेल हमारे पास सिंगल नहीं बल्कि क्या है, डबल है। इसका मतलब हमारा जो रूल है उसकी तमाम शराइत पर अमल नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में हम इसके साथ सिंपल हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, आखिरी कॉन्सोनेंट लेटर को डबल नहीं करेंगे। वजह क्या है कि इसमें आखिरी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवेल्स 2 है, जबकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास आखिरी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले देखिए लिखा है प्रीसीडेड बाय अ सिंगल वॉवेल लेटर, हमारे पास सिंगल वॉवेल लेटर होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमारे पास एक और चीज जहां पर ये रूल हम अप्लाई नहीं करते हैं और बजाय इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, तो तवज्जो रखिएगा कि मिसाल के तौर पर पहला हमारे पास वर्ब है प्ले, वन सिलेबल वर्ब है, आखिर में देखिए वाई मौजूद है, बजाय कॉन्सोनेंट भी मौजूद है, उससे पहले ए सिंगल वॉवेल लेटर भी मौजूद है। तो होना तो ये चाहिए कि जब मैं इसके साथ आईएनजी का इजाफा करूं तो यहाँ पर वाई डबल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात देखिए हमारे पास सो लिखा हुआ है, SOW सो। तो अब आप देखिए कि सो में बजाहिर वही वन सिलेबल वर्ब है हमारे पास, ये आखिर में इसके कॉन्सोनेंट लेटर भी बजाहिर नजर आता है, उससे पहले सिंगल वॉवेल लेटर भी मौजूद है। तो इसका मकसद तो लगता तो यही है, फर्स्ट इंप्रेशन तो यही है कि तीनों हमारी कंडीशन इसमें पूरी हो रही है और हमें आईएनजी का इजाफा करते वक्त W को डबल कर देना चाहिए। लेकिन आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर W को डबल नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो वजह ये है कि याद रखिएगा कि जो हमारे पास अल्फाबेट होते हैं यानी A to Z, जो 26 लेटर्स हैं, इसका कंप्लीट सेट क्या कहलाता है, अल्फाबेट। तो जो हमारे पास अल्फाबेट होते हैं तो आम तौर पर उन्हें हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में कि कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी बुनियादी तौर पर 3 अक़साम होती है, कॉन्सोनेंट, दूसरे वॉवेल्स यानी A, E, I, O, U, और तीसरी एक और कंडीशन एक और हमारे पास है, और वो है दो हमारे पास लेटर ऐसे हैं W और दूसरा हमारे पास Y, जो कहलाते हैं सेमी वॉवेल्स या इन्हें हाफ वॉवेल्स भी कहा जाता है, यानी ये कॉन्सोनेंट भी होते हैं और ये वॉवेल भी होते हैं। तो अब हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये कॉन्सोनेंट हैं, वॉवेल हैं, क्या है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी लफ्ज में इस्तेमाल हुआ है अगर W या Y तो ये कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। तो इसके लिए बहुत सीधा सा उसूल है, देखिए कि if W और Y is used at the end of a syllable, कि अगर W या Y का इस्तेमाल किसी भी सिलेबल के आखिर में हो रहा हो तो इट इज रिगार्डेड एज अ वॉवेल लेटर, तो वहां पर हम इसको कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वॉवेल कंसीडर करते हैं। दूसरा देखिए, इफ एनी ऑफ देम इज यूज्ड एट समवेयर एल्स इन अ सिलेबल, लेकिन अगर W या Y किसी भी सिलेबल में किसी और जगह पर आए, मसलन शुरू में आए, दरमियान में आए, बस आखिर में ना आए, तो इट इज कंसीडर्ड टू बी अ कॉन्सोनेंट लेटर, तो वहां पर हम उसे कॉन्सोनेंट लेटर कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, यस हमारे पास लिखा हुआ, इस यस में Y पहले आ रहा है, कॉन्सोनेंट माना जाएगा। फर्ज कीजिए कि अगर ये E की जगह पर होता, अगर ये E की जगह पर होता तब भी हमारे पास जो है ये कॉन्सोनेंट माना जाता, लेकिन अगर S की जगह पर होता तो फिर हम इसको क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर हम इसको वॉवेल ट्रीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्ले में Y कहाँ पर आ रहा है, सिलेबल के आखिर में आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसे क्या कंसीडर करेंगे, वॉवेल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो Y है ये हमारे पास क्या है जनाब, ये हमारे पास यहाँ पर वॉवेल लेटर है। ठीक है, W जरा सा मुश्किल हो गया, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए सो की तरफ आ जाइए, वही बात हमारे पास W के हवाले से, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे पास W इस्तेमाल किया गया है व्हाट में शुरू में। फर्स्ट कीजिए H की जगह पे होता है, A की जगह पे होता है, तब भी क्या माना जाता है, कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर सिलेबल के आखिर में होता है, जैसे कि सो के केस में है कि यहाँ पर W आखिर में है, तो यहाँ पर हम इसे वॉवेल ट्रीट करेंगे। तो अब अगर Y या W किसी सिलेबल के आखिर में वॉवेल बन जाते हैं
तो जाहिर बात है कि हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हमारे जो रूल कहता है कि आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए, और इस वक्त हमारे पास y और w कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वॉवल की हैसियत से मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में हम इसके साथ किसी भी किस्म का यानी w को या y को डबल करने का सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता है। यहाँ तक बात याद रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम एक और आखिरी बात को सीख कर इसको हम खत्म करेंगे। देखिए, आपने देखा कि हमने रूल 1 to 5 हमने पढ़े, लेकिन इसमें रूल नंबर 1 और 2 के साथ हमने किसी भी किस्म का कोई स्टार साइन या स्टेरिक साइन हमने नहीं बनाया था, लेकिन रूल नंबर 3, 4 और 5 के साथ हमने स्टेरिक साइन जो है वो बनाया हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले हम नोट पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहले हमारे पास कहते हैं इसके अंदर कि द चेंजेस इन द लास्ट 3 पॉइंट्स, कि आखिरी के जो 3 पॉइंट्स हैं यानी पॉइंट नंबर 3, 4 और 5, उसमें जो तब्दीली होती है विद स्टार्स, इन तीनों हमने पॉइंट्स के साथ स्टार्स बनाया हुआ है, also take place when the first form of a regular verb fulfilling the conditions of any of 3 points changes to the second and third form of verb। देखिए, अगर हमारे पास थर्ड रूल में हम बात कर रहे हैं, फोर्थ की बात कर रहे हैं, फिफ्थ की बात कर रहे हैं, कि जो तब्दीली हम आईएनजी फॉर्म बनाते वक्त करते हैं यानी लास्ट लेटर को डबल करना या फिर के का इजाफा करना, ये तब्दीली उस वक्त भी होगी जब हम उस वर्ब को सेकंड और थर्ड फॉर्म में तब्दील करें, बशर्ते कि वो वर्ब क्या हो, रेगुलर वर्ब। अब सवाल ये पैदा होता है, पहले हम देख लें कि रेगुलर वर्ब क्या होता है। A regular verbs ends in ed in second and third forms। देखिए, तमाम वो वर्ब्स जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में आखिर में ed आता हो, मिसाल के तौर पर देखिए आज के ना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर हम गौर कर सकते हैं कि सेकंड फॉर्म में भी क्या आता है, ed आता है, थर्ड फॉर्म में क्या आता है, ed आता है। तो हर वो वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ed आता हो वो हमारे पास रेगुलर वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ा ये कि अगर कोई वर्ब रेगुलर है और उसके साथ ed आना है, लेकिन अगर वो रूल नंबर 3, 4 और 5 के मुताबिक है तो ed का इजाफा करते वक्त भी जो तब्दीली ing का इजाफा करते वक्त करते हैं, ed का इजाफा करते वक्त भी वही तब्दीली होगी। मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे बैग है, बैग हमारे पास एक रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या आता है, देखिए ed आता है, ये हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये वन सिलेबल वर्ब है, आखिर में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वॉवेल है, तो आईएनजी का इजाफा करते वक्त हम जी को क्या करेंगे, यहाँ पर डबल करेंगे, फिर आईएनजी का इजाफा करेंगे। रूल नंबर 5, अब ये देखिए कि यही काम हमने ईडी का इजाफा करते वक्त भी किया है। तो इसका मकसद रूल नंबर 3, 4 और 5 जो तब्दीली हम आईएनजी का इजाफा करते वक्त वर्ब के साथ करते हैं, वही तब्दीली अगर उस वर्ब के साथ ईडी लगेगा, अगर वो वर्ब रेगुलर है, वही सेम तब्दीली उसके साथ वैसे ही होगी। अब देखिए हमारे पास ट्रेवल की तरफ आइए, कि ट्रेवल हमारे पास आखिर में इसके सिंगल एल मौजूद है और सिंगल एल से पहले सिंगल वॉवेल मौजूद है। ये रूल नंबर हमारा जो है पॉइंट नंबर 4 है। तो इसमें देखिए हमने जब आईएनजी का इजाफा किया था तो एल को हमने यहाँ पर डबल कर दिया था। अब यही तब्दीली हमने कब की है, जब इसके साथ हमने ईडी का इजाफा किया है, क्योंकि ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है, यहाँ पर भी हमने वही तब्दीली की। तीसरा देखिए पिकनिक, आखिर में सी आ रहा है, तो जब हमने आईएनजी का इजाफा किया तो देखिए पहले किसका एडिशन किया है हमने, के का, फिर हमने आईएनजी लगाया है। रूल नंबर 3 है ये हमारे पास। तो बिल्कुल इसी तरीके से यही इजाफा जब हमने ईडी का किया इस वर्ब के साथ, तब भी हमने यही तब्दीली यहाँ पर की। तो इसीलिए हमने उन तीनों रूल्स पर स्ट्रेक साइन या स्टार्स बना दिए थे कि भाई ये तब्दीली जो आप आईएनजी का इजाफा करते वक्त कर रहे हैं, ये तब्दीली उस वक्त भी की जाएगी जब वो वर्ब अगर रेगुलर है और उसके साथ ईडी का इजाफा करना हो। अच्छा, अब यहाँ पर रेगुलर वर्ब के बारे में भी देख लीजिए कि इर्रेगुलर वर्ब हमारे पास ऐसे वर्ब होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब डज नॉट हैव ईडी एज इट्स लास्ट लेटर्स इन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स। अगर किसी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी ना आता हो, कुछ भी आता हो, चाहे वो सेम रहते हैं, वो हमारे पास क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। मिसाल के तौर पर देखिए स्पीक, स्पोक और स्पोकन। और कीजिए कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में ईडी मौजूद नहीं है, थर्ड फॉर्म में ईडी मौजूद नहीं, तो ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, इर्रेगुलर कहलाएगा। इसी तरीके से देखिए हमारे पास कट, इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है जनाब, सेकंड फॉर्म हमारे पास कट, थर्ड फॉर्म भी है कट, ईडी नहीं आता, ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर वर्ब के साथ ईडी का इजाफा करते वक्त भी हम रूल नंबर 4, 5 और
3, 4, 5 पे जो तब्दीली होती है वो तब्दीली हम वहां पर भी करते हैं। अब यहाँ पर एक आखिरी बात और याद रख लीजिएगा कि इन पांचों रूल्स को पढ़ने का मकसद ये है कि हम ये जान सकें कि जब हम आईएनजी का इजाफा करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो कहीं कहीं पर स्पेलिंग चेंजेस होती हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हमेशा तब्दीली होती है, नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पांचों उसूलों में से किसी एक पर भी उतर रही हो पूरा, तो हम उसके मुताबिक तब्दीली करेंगे। लेकिन अगर पांचों उसूलों में से किसी को भी अगर वो फुलफिल नहीं करती, उन पर पूरा नहीं उतरती, तो हमें जस्ट आईएनजी का इजाफा करना है, वहां पर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। मिसाल के तौर पर देखिए, आज हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए रूल नंबर 1 की बात करते हैं। क्या इसके आखिर में ई मौजूद है जो हम ई को हटा के आईएनजी लगाएं? नहीं, ई नहीं है। इसका मतलब रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरे रूल की तरफ आइए। क्या इस आज के आखिर में आई ई एक साथ मौजूद है पेयर की सूरत में कि हम आई को वाई में तब्दील करें फिर आईएनजी लगाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। रूल नंबर 2 भी अप्लाई नहीं हो सकता। अब आइए, क्या आज के आखिर में सिंगल एल है? सिंगल एल से पहले सिंगल वॉवेल है? नहीं। इसका मतलब हम रूल नंबर 3 भी अप्लाई नहीं कर सकते कि हम एल को डबल करें। अब आइए नंबर 4, क्या इसके अंदर इस वर्ब के आखिर में सी मौजूद है कि हम के का इजाफा करके आईएनजी का इजाफा करें? नहीं जनाब, यहाँ पर सी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये कि हमारा ये रूल भी अप्लाई हम यहाँ पर नहीं कर सकते। अच्छा, अब आइए रूल नंबर 5 की तरफ कि वर्ब 1 सिलेबल हो, ये 1 सिलेबल है, आखिर में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले क्या सिंगल वोवेल लेटर मौजूद है? नहीं। इसका मतलब ये कि हम रूल नंबर 5 भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में इसके साथ सिंपल आईएनजी का इजाफा किया जाएगा, हम किसी किस्म की कोई तरमीम इसके अंदर नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, 5 उसूलों को पढ़ने का मतलब ये है कि तब्दीली हो सकती है, लेकिन हमेशा होगी ये कतई जरूरी नहीं है।